हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 साइंस का 14वां अध्याय जिसका नाम है जल। तो सबसे पहले हम जल का उपयोग देखते हैं। तो जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले खाना पकाने में, नहाने में, पीने में और खेत या फसल की सिंचाई करने में हम जल का उपयोग करते हैं। अब इसके अलावा यदि हम जल का उपयोग देखें तो जो कल कारखाना है, जो फैक्ट्रियां हैं, जहां कुछ नया चीज बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहां पर जल की भारी मात्रा की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में जल की जरूरत होती है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि फिलहाल में न्यूज में भी आया था कि ये जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, जो एक परिवहन मंत्री है, नाम है नितिन गडकरी, उनके सुपुत्र जी इथेनॉल बनाते हैं। और उनका जो इथेनॉल बनाने का जो प्रक्रिया है, उसमें यदि 1 लीटर इथेनॉल बनाया जाए तो लगभग 7 से 10,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और यही नितिन गडकरी कहते हैं कि ये जो इथेनॉल है, इसका प्रयोग यदि हम 20% पेट्रोल में करेंगे तो ये प्रदूषण को कम करेगा। यानी इथेनॉल इको फ्रेंडली है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया है कि जिस प्रोसेस से ये इथेनॉल बनाया जा रहा है और जिस जगह पर ये इथेनॉल बनाया जा रहा है, वो गांव इस भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला गांव है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो कल कारखाना है, उसमें ये जल की अत्यधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो देखिए लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है, जिसे जैसे नहाना, कपड़े धोना, पीना, खाना पकाना, सिंचाई इत्यादि। इसके अलावा कारखाना में उत्पाद बनाने के लिए जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसा कभी बताया, इथेनॉल बनाने के लिए 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 7 से 10,000 लीटर तक की जल की आवश्यकता होती है। तो सोच लीजिए। अब उसके बाद किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यदि किसान को फसल की सिंचाई करनी हो तो भी पानी की जरूरत पड़ेगी। अब पृथ्वी पर जल कितना है तो वो देखते हैं। तो हमें पीने का पानी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे नदी, तालाब, झील और भौमजल। जो पीने वाला पानी है ये हमें कई स्रोतों से मिलता है। नदी से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, झील से भी मिलता है, भौमजल से भी मिलता है। भौमजल का मतलब है जो धरती के अंदर जल का स्तर है, जो धरती के अंदर जल का भंडार है, उसी को हम लोग भौमजल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। यानी जितना ये पृथ्वी है उसका 2/3 हिस्सा निकाले तो केवल जल है। लेकिन इतना जल होने से भी कोई फायदा नहीं है। इसमें से बहुत कम हिस्सा ही पीने लायक है और बाकी सब खारे खारे पानी है, जिसका उपयोग हम लोग कर ही नहीं सकते। नहीं पीने में, नहीं नहाने में, नहीं कपड़ा धोने में, नहीं सिंचाई करने में, किसी भी माध्यम में उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें से अधिकांश पानी खारे पानी के रूप में समुद्र और सागर में मौजूद है। खारे पानी हमारे किसी काम के नहीं है। ये जो खारा पानी हमारे किसी काम के नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का छोटा भाग मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है। यानी छोटा सा हिस्सा ही जो मीठा पानी मतलब पीने लायक पानी। अब जल चक्र, धरती पर जल तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। ये जो जल है पृथ्वी पर ठोस के रूप में भी पाई जाती है, द्रव के रूप में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी पाई जाती है। और जब जल ये तीनों अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे जल चक्र कहते हैं। देखिए, जल के इन तीनों रूप में चक्रीकरण को जल चक्र कहते हैं। तीनों रूप में चक्रीकरण मतलब ठोस में भी बदल जाता है, द्रव में भी बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कैसे बनता है, आगे का प्रक्रिया देखिए। तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब जल वाष्प में बदल जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। लेकिन यहां थोड़ा सा एक पॉइंट है
एक होता है वाष्पोत्सर्जन, एक है वाष्पीकरण। दोनों में सेम प्रक्रिया होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई नॉर्मल जल है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा या किसी भी माध्यम से गर्मी आई, उसमें ऊर्जा आई और वो ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प में बदल गया, तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन वहीं जब कोई पौधा अपने अंदर से जल को बाहर निकालेगा वाष्प के रूप में, तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के बाद जलवाष्प वायुमंडल में चला जाता है। यानी जब वाष्पीकरण होता है तो वो जो भी जलवाष्प है वो कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। और जब वायुमंडल में जाता है तो जब ये धीरे धीरे ऊपर जाती है तो ये इसका जो है ऊपर जाने के बाद तापमान कम होने लगता है, और तापमान कम होने से जो जलवाष्प के कण है एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, और नजदीक आकर के बादल का रूप लेता है, और नजदीक आने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जब संघनन होता है तो बादल का रूप लेती है, और बादल बनकर जब इसका बादल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण बादल इसको सहन नहीं कर पाता है, और वो भारी होने के कारण बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शुरुआत में जल था, कोई नदी था, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, वाष्प बना, यानी जल से द्रव से गैस में बदला, और गैस बनकर जब ऊपर गया तो तापमान कम होने के कारण बादल का रूप लिया, और बादल एक ठोस है। फिर वो जब उसकी मात्रा बढ़ गई, वजन बढ़ गया, तो वो सहन नहीं कर पाया और वो नीचे छोड़ दिया, गिर गया वहां से, तो फिर से ये जल के रूप में नीचे आ गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिस अवस्था से गया था उसी अवस्था में लौट गया, तो एक चक्र बन गया। क्या बन गया? चक्र। तो ये पूरा प्रक्रिया जल चक्र कहलाएगा। तो वही यहां लिखा हुआ है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता रहता है, लेकिन अधिक तापमान पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये जो वाष्पीकरण है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 30 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कोई सा भी टेम्परेचर हो, वाष्पीकरण होते रहता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि तापमान तेज होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी, और तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। बस इतना ही अंतर है। अब इसके बाद बादलों का बनना हम बता ही चुके हैं कि जब जलवाष्प वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है तो यह कम तापमान के कारण संघनित हो जाता है, यानी जो कम तापमान ऊपर जाने पर कम हो जाता है उसके कारण ये संघनित हो जाता है, जिससे बादल का निर्माण होता है। यानी ढेर सारे जलवाष्प आपस में मिलते हैं तो बादल का निर्माण होता है। जब बादल में अत्यधिक जलवाष्प जमा हो जाता है तो बादल उस मात्रा को संभाल नहीं पाता है, जिसके बाद बारिश के रूप में यानी वर्षा के रूप में जल धरती पर गिर जाती है। वर्षा का जल धरती पर गिरने के बाद नदियां, तालाब और सागरों में मिल जाता है। यानी जो बारिश होती है वो बारिश का जल नदी में भी मिल जाता है, तालाब में भी मिल जाता है, सागर में भी मिल जाता है, और इस प्रकार से जो बारिश वाला पानी होता है, वर्षा वाला पानी होता है, वो बर्बाद हो जाती है। तो उसका संग्रह करने का भी जरूरत है। तो आगे देखेंगे संग्रह। वर्षा के जल का कुछ हिस्सा जमीन के नीचे रिस जाता है, जिससे भौम जल का पुनर्भरण हो जाता है। यानी वो जो बारिश होती है उस बारिश का पानी जो है जमीन उसको सोख लेता है, और जमीन सोख करके जब पानी नीचे जाता है, धरती के अंदर जाता है, तो नीचे जल का भंडारण बढ़ने लगता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं या भौम जल पुनर्भरण कहते हैं। लेकिन अभी आधुनिक समय में विकास को लेकर के इतने आदमी सजग हो गए हैं कि कहीं भी कच्ची जमीन छोड़ी ही नहीं है, सभी जगह एकदम ढलाई कर रखा है। तो जब सभी जगह ढलाई करके रखेगा, पक्की करके रखेगा, कच्ची जमीन छोड़ेगा ही नहीं, तो बारिश जो होगी उसका पानी जमीन रिसेगा नहीं, और जमीन रिसेगा नहीं तो धरती के अंदर जाएगी नहीं, धरती के अंदर जाएगी नहीं तो भौम जल भंडारण जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा।
तो अभी फिलहाल में ऐसा तकनीकी लाना पड़ेगा कि हम पक्की भी कर ले, और उस पक्की पर जब बारिश हो तो उस पक्की के माध्यम से जल नीचे सोख ले धरती, ताकि भौम जल का भंडारण भरा रहे, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। तो इसके बाद देखिए अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं, जिससे बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नदियों के जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। बाढ़ से मकान, मवेशी और फसलों को भारी नुकसान होता है। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा बारिश, इतना ज्यादा बारिश आया कि नदियों में पानी की मात्रा बढ़ गई, जल स्तर बढ़ गया, और इतना जल स्तर बढ़ा कि उसके अगल बगल का जितना भी क्षेत्र था वो जल से डूब गया, बाढ़ आ गई। और जब बाढ़ आती है तो फसल का भी नुकसान होता है, मवेशी का भी नुकसान होता है, जान माल की भी हानि होती है। अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि का मतलब होता है बहुत कम वर्षा या ना के बराबर हुआ वर्षा। जब ना के बराबर वर्षा होगी तो वहां सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ने से भी फसल नुकसान होगा, और फसल नुकसान के साथ साथ वहां जो जानवर है उसको सही से जल नहीं मिल पाएगा, मनुष्य को सही से जल नहीं मिल पाएगा। तो जब मनुष्य को सही से जल नहीं मिलेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर सकता है, लेकिन जानवर कैसे पलायन करेगा? तो सूखा में हमेशा जानवर की जान चली जाती है, मवेशी की जान चली जाती है, और मनुष्य तो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर सकता है। जब बहुत कम वर्षा होती है तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं, जिससे सूखा पड़ता है। इसके कारण फसल बर्बाद होता है तथा पीने के पानी की कमी हो जाती है। लोगों और मवेशी पर सूखे का बुरा असर पड़ता है। कभी कभी सूखे के कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है, लेकिन मवेशी अक्सर सूखे के कारण मारे जाते हैं। अब वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह का मतलब जो बारिश वाला पानी है उसको एक जगह एकत्रित करेंगे, कहीं तालाब बनाकर एकत्रित करेंगे, तो कभी घर को इस तरीका से बना देंगे, ढालान नुमा घर बनाएंगे। जब बारिश होगी तो इसमें एक पाइप के माध्यम से जोड़ देंगे और इधर एक टंकी लगा देंगे। यहाँ से जो भी बारिश का पानी आएगा उस टंकी में जमा होगा। उसी तरीका से इधर भी एक टंकी रख देंगे, इधर से जो पानी आएगा उसको पाइप के माध्यम से इस टंकी में रख देंगे। तो इस प्रकार से आप वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं, और वर्षा जल को जब इस तरीका से जमा करोगे तो वही कहलाएगा वर्षा जल संग्रहण। क्या कहलाएगा? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा का अधिकतर पानी ऐसे ही बहकर बर्बाद हो जाता है। इस पानी को संग्रह कर भौम जल का पुनर्भरण किया जा सकता है। यानी तालाब में जब आप जमा करोगे तो वो रिस रिस कर जमीन के अंदर जाएगा, तो वहां से भौम जल का पुनर्भरण होगा। इसे पानी के टैंक में जमा किया जा सकता है, जैसा भी बताए हैं, ताकि बाद में इस्तेमाल कर सके। भौम जल पुनर्भरण के लिए संचित प्रक्रिया वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो इस चैप्टर में यहीं तक था। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।